प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारी क्लास से। और हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों मैथ्स। क्या पढ़ रहे थे? मैथ्स। और मैथ्स के अंतर्गत हमने काफी कुछ पढ़ा था। और क्लास 8 की जो मैथ है, कौन सी प्रिय विद्यार्थियों? क्लास 8 की जो मैथ है, इस मैथ के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2। और दूसरा अध्याय था एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना? इसमें मैंने कहा पिछली कक्षाओं में मैं कहता आया हूँ, आज फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें या तो आपको समीकरण दे रखा होगा, समीकरण को हल करने का कहा गया होगा, तो आपको समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। ठीक है। दूसरा, आपको एज ए लैंग्वेज क्वेश्चन दे रखा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज आपको एक समीकरण बनाना होगा। समीकरण बनाने के बाद में जैसे समीकरण बनता है तो प्रिय विद्यार्थियों आपकी दो राशियां होती है, एक होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर। तो इसमें आपको चर का मान लाना होता है। चर का मान जैसे आता है तो परसेंट के हिसाब से आप उसमें रखते हो समीकरण में, तो आपका जो आंसर है वो फाइनल आ जाता है। यहां तक बात हमारी हो चुकी थी प्रिय विद्यार्थी। ठीक है, यानी प्रश्नावली है। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 के अंतर्गत हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लास को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाए, ऑल वाला, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। ठीक है ना? तो पहला आप 7वां क्वेश्चन है विद्यार्थी, वो आपका ये कह रहा है हसन एक स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। ठीक है, क्या है? एक हसन है, वो हसन क्या करता है प्रिय विद्यार्थियों? हसन करता है एक वर्दी बनाता है। ठीक है, स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार कर रहा है हसन। ठीक है, तो हसन स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों क्या करता है? कपड़ा खरीदता है। इसमें से कमीज के कपड़े का भाव है वो 50 रुपए प्रति मीटर। कमीज के कपड़े का भाव है वो 50 रुपए प्रति मीटर आपको दे रखा है। ठीक है, फिर ये कहता है पतलून। पतलून का मतलब होता है पैंट। क्या होता है? पैंट। ठीक है ना? तो ये कह रहा है पतलून के कपड़े का भाव है वो 90 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से है। वह आगे कह रहा है वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी कमीज का कपड़ा है प्रिय विद्यार्थियों, वो यदि 3 मीटर खरीदता है तो पैंट या पतलून का कपड़ा है उसको 2 मीटर वह खरीदता है। इस अनुपात में वह कपड़ा खरीदता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि पतलून के कपड़े का जो भाव है, ठीक है, पतलून या पैंट कपड़े का भाव है वो 90 रुपए प्रति मीटर है। क्या है? 90 रुपए प्रति मीटर है। और जो कमीज है वो कमीज का कपड़ा है वो 50 रुपए प्रति मीटर है। 50 रुपए प्रति मीटर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? फिर आगे क्या करे? वह इस कपड़े को कर्मश, हसन है वह इस कपड़े को कर्मश 12% वह 10% लाभ पर बेचता है। ध्यान दीजिए, कपड़ा खरीदता है, कपड़े से पैंट और शर्ट बनाता है, शर्ट बनाने के बाद में बेचता है, और बेचता किससे है? 12 और 10% लाभ से। यानी शर्ट पर 12% लाभ कमा रहा है और पैंट पर या पतलून पर आपका 10% लाभ ये कमा रहा है। ठीक है, फिर ये कह रहा है लाभ पर बेचकर रुपये 36,000 प्राप्त कर लेता है। कपड़ा कितना खरीदता है पता नहीं, लेकिन वो 36,600 रुपये है लाभ के रूप में प्राप्त करता है। कितने? 36,600 रुपये वो लाभ के रूप में प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा बेचा वह ज्ञात करना है। ये सारी चीजें आपको दे रखी है। ठीक है ना? और अब कह रहा है ये पतलूनों के लिए कपड़ा कितना उसने खरीदा, उस कपड़े का मान ज्ञात करना है। तो मैंने कहा यदि लैंग्वेज क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें समीकरण आपको बनाना होगा। ठीक है ना? पहले भी मैंने कहा कई दफा, क्या कहा था? मैंने कहा जो चीज अज्ञात है उस चीज को हम एक्स मानेंगे। यहां तक किसी को डाउट? अब जो चीज अज्ञात है, अज्ञात क्या है हमारे को? जो ज्ञात नहीं है वो अज्ञात। ठीक है ना?
और वो है पतलूनों का कपड़ा। किसमें? मीटर में, ठीक है ना। हाँ, पतलूनों का कपड़ा है वो मीटर में कितना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए दूसरी बात, कितने सेट बना करके बेचे ये भी हमें पता नहीं है, ठीक है ना। एक तो पतलूनों का कपड़ा कितना है वो पता नहीं है, और दूसरा है कितने सेट बनाए वो भी पता नहीं है, ठीक है ना। अब माना कि हम मानते हैं प्रिय विद्यार्थियों साथ जो क्वेश्चन है आपका, माना कि हसन ने, माना कि प्रिय विद्यार्थियों क्या, माना कि हसन ने एक्स सेट यूनिफॉर्म बनाए, एक्स सेट यूनिफॉर्म बनाए। हमें पता नहीं हसन ने कितने बनाए, मैंने कहा जिसके बारे में पता नहीं है उसको हम एज ए एक्स मानते हैं। एक्स का मतलब चर मानते हैं, चाहे एक्स मानो, चाहे पी मानो, चाहे क्यू मानो, चर राशि जितनी अल्फाबेटल है वो सारी सारी चर राशियां कहलाती है, ठीक है ना। तो हमने माना एक्स, जनरली एक्स ही मानी जाती है क्योंकि एक्स एक पॉपुलर वर्ड है, ठीक है ना। हाँ, तो माना कि हसन ने एक्स सेट यूनिफॉर्म बनाए। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत भी है विद्यार्थियों। अब ध्यान दीजिए, जब हसन ने एक्स सेट यूनिफॉर्म बनाए तब प्रश्न में दे रखा है, क्या दे रखा है विद्यार्थियों? दिया हुआ है, उसको हम पहले लिखेंगे। दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, दिया हुआ है वह है शर्ट के लिए, शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा। कितना? 3 मीटर कपड़ा प्रति सेट, यानी प्रति सेट में शर्ट के लिए कितना है? 3 मीटर है, और पतलून या पैंट के लिए कितना है? 2 मीटर है। तो हमने माना एक्स सेट बनाए, तो इस एक्स से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा, तो इसको हम मानेंगे ये हो जाएगा 3x मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत? हमें ज्ञात करना है कितना कपड़ा खरीदा उसने मीटर में, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, शर्ट के लिए 3 मीटर प्रति सेट कपड़ा बराबर 3x। अब पतलून, पतलून या पैंट के लिए, पतलून या पैंट के लिए 2 मीटर प्रति सेट, 2 मीटर प्रति सेट है, तो ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 2x मीटर। यहां तक किसी को डाउट? भाई जो ज्ञात नहीं है, तो हमने माना कि हसन ने एक्स सेट यूनिफॉर्म बनाए, ठीक है, या एक्स सेट यूनिफॉर्म खरीदे, ठीक है। अब ध्यान देना, दिया हुआ प्रश्न में कि शर्ट के लिए 3 मीटर प्रति सेट कपड़ा खरीदता है, यानी प्रत्येक सेट में वो शर्ट के लिए कपड़ा यूज में लेता है, वो 3 मीटर है, तो हमने माना था एक्स, इससे गुणा हो जाएगा 3x मीटर हो गया, ठीक है। अब दूसरा है पतलून या पैंट के लिए 2 मीटर कपड़ा प्रति सेट यूज करता है, तो बराबर में 2x मीटर हो गया। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब कोई डाउट नहीं। अब इसकी जो कीमत है, अब प्रिय विद्यार्थी क्या है, अब कीमत की बात करें तो कीमत की बात आपके प्रश्न में दे रखी प्रिय विद्यार्थी क्या है, वह है शर्ट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा बराबर 50 रुपए प्रति मीटर, ठीक है। ये ओब्लिक है, इसको गणित में प्रति पढ़ा जाता है, ठीक है ना। हाँ, 50 रुपए प्रति मीटर है, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी प्रिय विद्यार्थी? तो शर्ट के कपड़े पर कुल लागत कितनी हो जाएगी? तो कुल लागत हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों 3x, शर्ट का कपड़ा है, 50 रुपए प्रति मीटर की दर से वो खरीदता है, तो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 150x, 150x, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब दूसरा प्रश्न में आगे कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, क्या कह रहा है आगे? पैंट का कपड़ा, पैंट का कपड़ा है
पैंट का कपड़ा प्रिय विद्यार्थियों उसका रेट क्या है, वो है 90 रुपये प्रति मीटर। जब पैंट का कपड़ा है वो 90 रुपये प्रति मीटर है, तो इसकी कुल लागत प्रिय विद्यार्थियों वह क्या हो जाएगी, तो इसकी कुल लागत है वह बराबर पतलून या पैंट के लिए कितना यूज कर रहा था, 2x। 2x को 90 रुपये से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी कुल लागत इसकी, ठीक है, रुपए में। कुल लागत यानी रुपए में आएगी, हाँ 150 रुपये। दूसरा है इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 x रुपये। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट, यानी पैंट का कपड़ा है उसको 90 रुपये प्रति मीटर की दर से 2x को गुणा करेंगे तो 180 रुपये। अब x आपका क्या हो जाएगा, ये पैंट के कपड़े पर कुल वे हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक किसी को दिक्कत। अब ध्यान देना, लाभ है वो लाभ कितना कमा रहा है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। ध्यान रखना, कोई वस्तु जितने में आप खरीदते हो उसको कितने में बेचते हो, वो आपका माना कि 500 में आपने खरीदा और 500 में खरीदने के बाद में माना कि कोई वस्तु है जिसका आपने क्रय मूल्य है वो क्या है 500 है, ठीक है। क्रय मूल्य 500 में खरीद करके आपने 700 रुपये में बेचा, जितने में बेचा वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब ध्यान रखना, लाभ और हानि जो प्रतिशत है वो हमेशा क्रय, तो 500 में बेच करके 700 में बेचा, 500 में खरीद करके 700 में बेचा, इसका मतलब कितना लाभ हुआ 2, तो ये 200 रुपये लाभ हुआ। 200 रुपये लाभ किस पर हुआ 500 पर। इसका हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। ध्यान रखना, बेसिक चीज प्रतिशत को ज्ञात करना है तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा 100 से, प्रतिशत यदि हटाना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको हम हल करेंगे तो इस तरीके से आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, पीछे बचेंगे 200 ऊपर और नीचे बचेगा 5, ठीक है। 200 में 5 एकम 5, 5 चौका 20 बराबर 40% आपका आंसर हुआ। यानी इसमें से, इस सौदे में से, पर्सन की बात नहीं कर रही, अलग से मैंने ये समझाने के तौर पर बताया है, इस सौदे में से इसे 40% लाभ होता है। बात आई थी कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। जितने में खरीदते हो उसके बाद में जितने में बेचते हो, कम में बेचते हो खर्च से तो हानि होगी, और खरीदता उससे अधिक में बेचते हो तो लाभ होगा, ठीक है। अब लाभ ध्यान देना, ये लाभ आपका प्रश्न कह रहा है, लाभ शर्ट के कपड़े पर 12% तथा पैंट या पतलून के कपड़े पर 10% कमा करके वो 36,600 रुपये कलेक्ट कर लेता है। अब ध्यान दीजिए, शर्ट पर लाभ है ना, तो लाभ हम लिखेंगे शर्ट पर लाभ बराबर 12%, कितना 12% विद्यार्थियों। अब ध्यान देना, विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य हो जाएगा वो क्या होगा, वह होगा 150 एक्स, शर्ट की बात कर रहे हैं, 150 एक्स का 112%, यानी 100 में खरीद करके 112 में बेच रहा है, यानी 12% लाभ। ध्यान रखना, ठीक है ना, जब कोई नहीं दे रखा हो करे तो बेसिकली हम 100 मानते हैं, ठीक है ना, हाँ, और 100 पर ही लाभ और हानि ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो मैं इसको सीधा लिख दूं, चाहे ऐसे लिख दूं, 112/100। 100 क्यों लिखा बटा में, प्रतिशत हटाने के लिए, ठीक है। जब इसको हल करोगे प्रिय विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हल करोगे प्रिय विद्यार्थियों तो आपका हो जाएगा, ये काट करके आप देखो 0 से 0, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 168 एक्स, ठीक है। अब इसी प्रकार के विद्यार्थियों पैंट पर लाभ, पैंट या आपकी किताब में पतलून दे रखा है, ठीक है, पतलून पर लाभ, पैंट या पतलून पर लाभ विद्यार्थियों, पैंट या पतलून पर लाभ की बात करेंगे तो हो जाएगा
कितना, यहाँ था 12% पर विक्रय मूल्य और यहाँ हो जाएगा 10%। ठीक है, पत्रों का लाभ बराबर 10%, तो यहाँ हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 180 आया था। हाँ, 180 एक्स का कितना हो जाएगा 110/100 बराबर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, वो हो जाएगा आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, और 18 और 11 को गुणा करोगे प्रिय विद्यार्थियों तो 198 एक्स आएगा। कितना आएगा 198 एक्स। ये क्या है, पैंट या पतलून पर लाभ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, अब क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यान देना, इधर से मैं हटा देता हूं। अब जो कुल बिक्री है प्रिय विद्यार्थियों, कुल बिक्री, ठीक है, अब कुल बिक्री प्रिय विद्यार्थियों क्या है, वो है 168 एक्स, ये रहा। ठीक है, और प्लस में 198 एक्स, ये उसने बिक्री की है कुल, और बराबर में है प्रिय विद्यार्थियों, इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 366 एक्स। इनको जोड़ेंगे तो कुल बिक्री इतनी हो जाएगी दोनों को, क्योंकि पैंट को बेच करके जो कमाया वो, और शर्ट को बेच करके दोनों को जोड़ा तो हो गया 366 एक्स। ठीक है, एक्स क्यों है, क्योंकि एक्स हमने माना था प्रारंभ में। यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, अगली अगली बात है कि प्रश्न अनुसार दे रखा है, प्रश्न अनुसार प्रिय विद्यार्थियों दिया हुआ है, वह क्या है, प्रश्नानुसार दे रखा है इसने। हमने जो समीकरण बनाया उससे 366 एक्स आया, लेकिन प्रश्नानुसार इसने दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, वह क्या दे रखा है, तो प्रश्नानुसार इसने दे रखा है इतना नहीं है, 36,600 रुपये उसने क्या है इकट्ठे किए बेच करके, लेकिन हमने जो समीकरण बनाया उस हिसाब से 366 एक्स है। ठीक है, अब ध्यान देना, 366 एक्स हमने बनाया समीकरण, यानी जो मान करके चले थे एक्स राशि, उसके हिसाब से 366 है, लेकिन प्रश्न कह रहा है इतना नहीं है, 36,600 है। तो 366 एक्स बराबर 36,600 बराबर में क्यों लिखा, क्योंकि ये तो हमने माना उस हिसाब से आया, लेकिन प्रश्न कह रहा है ऐसा नहीं है, उसने वास्तविक 36,600 रुपये कमाए हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास एक्स का मान है वो 36,600 भाग 366 है इधर, तो ये गुणा में आ जाएंगे, गुणा वाली राशि भाग में। ठीक है, अब इसको आपस में काटोगे तो ये कटेगा बराबर, एक बार पीछे 2 जीरो यानी 2 जीरो। ठीक है, तो एक्स का मान प्रिय विद्यार्थियों आपके पास आया है कितना 100। ठीक है, अब प्रश्न ने आपका पूछा है, प्रश्न ने क्या पूछा, उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ये एक्स है वो आपका प्रिय विद्यार्थियों क्या आया है, एक्स बराबर 100 आया है। तो आपने माना था एक्स, अब पतलून का मतलब पैंट के लिए 2 मीटर प्रति सेट के हिसाब से बराबर 2 एक्स हुआ था। तो हम मानेंगे पतलून के लिए कपड़ा, पतलून के लिए कपड़ा बराबर 2 एक्स मीटर था, 2 को हम 2 ही रखेंगे, एक्स का मान हमारे पास आया प्रिय विद्यार्थी निकल करके 100, तो ये अंततः हो जाएगा 200 मीटर। क्या हो जाएगा 200 मीटर। अब आप अंत में लिखोगे अतः पतलून के लिए कपड़ा 200 मीटर खरीदा था, अतः पतलून या पैंट के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, किसने, हसन ने। ठीक है, अतः हसन ने पतलून के लिए 200 मीटर खरीदा। और शर्ट के लिए पूछा जाता आपको, तो शर्ट के लिए 3x था, 3x की जगह x का मान रखते, तो शर्ट के लिए भी विद्यार्थियों 300 मीटर कपड़ा वह उसने खरीदा था। और दोनों का पूछा जाए तो पैंट और शर्ट दोनों को 300 और 200 को मिलाओगे तो टोटल हसन ने 500 मीटर कपड़ा खरीद करके
36,600 रुपये उसने कमा लिए। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? नहीं डाउट है तो इसको उतारो। और ये क्वेश्चन आपके कोई भी विद्यार्थी लेट से जुड़ जाए, उसको समझ में नहीं आए, तो इसको क्लास को प्रारंभिक यानी 0 से देखना स्टार्ट करें। बिल्कुल आसान भाषा में है और इसे समझने का प्रयास करें। परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है ये क्वेश्चन आपका मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में इतना टफ पूछते नहीं है, फिर भी हो सके पूछा जाए तो आपको इस प्रकार करना है। यदि आप हूबहू ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में से 3 नंबर मिलेंगे। 2 का होगा तो 2 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, 1 अंक भी नहीं काटा जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन हो गया, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों आपका क्या है? वो है बिल्कुल आसान प्रश्न है। लगातार आप जुड़े रहें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन भाई बहनों तक पहुंचाएं जिनको इस क्लास की जरूरत है। कई सारे सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जिसमें से शिक्षक या फैकल्टी का अभाव है, तो आपका भाई इस अभाव को दूर करने के लिए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा करके अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। कई बार विद्यार्थी रील देख करके अपना समय जाया करते हैं, लेकिन यहाँ आपका समय है वो जाया नहीं होगा। इंग्लिश में एक कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। ठीक है, समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। समय कब बदल जाए और कब निकल जाए हाथ से ये पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों 8वां। वो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी बुक्स में कह रहा है हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, क्या कह रहा है? हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। हिरणों का एक झुंड है, मैदान में चर रहा है। वो कह रहा है शेष का आधा भाग, तो इसने पहले ही कह दिया हिरणों का आधा भाग है, माना कि एक्स है हिरण, तो उसका आधा भाग है वो खेत में चर रहा है। ठीक है, या मैदान में। शेष का 3 भाग, शेष कितना बचेगा? आधा। तो आधे का 3/4 भाग है, वो क्या कह रहा है? शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है, यानी खेल कूद कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। ठीक है, अब शेष बचे हैं 9 हिरण। फिर ये कह रहा है शेष 9 हिरण बचे हैं जो तालाब में पानी पी रहे हैं। अब बताइए झुंड में हिरणों की संख्या क्या थी? बिल्कुल आसान प्रश्न। आप प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए और इधर आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, अब ध्यान देना, अपन को हिरणों की संख्या ज्ञात करने का बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कहा जब भी आपको राशि अज्ञात के बारे में पूछा जाए तो हम उसको x मानेंगे। तो माना कि हिरणों की कुल संख्या, माना कि हिरणों की कुल संख्या बराबर x है। मैंने कहा जो राशि अज्ञात है उसको हम x मानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे पास बोर्ड है वो बड़ा आ गया। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस निःशुल्क प्रणाली का लाभ उठाएं। ठीक है, माना कि हिरणों की कुल संख्या क्या है? x है। ठीक है, अब ये कह रहा है हिरणों के एक झुंड का, मतलब कुल संख्या उसको हम झुंड मानते हैं, एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। अब ध्यान रखना, मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या, मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या, तो हिरणों की संख्या क्या हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों? हिरणों की संख्या हमने x मानी, तो उसका आधा हिस्सा यानी आधे हिरण है वो खेत में चल रहे हैं। आधे का मतलब x/2 है ना, किसी चीज का आधा 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा x/2 हिरण। पीछे मात्रक जरूर लगाना, पैसे है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है या संख्या है वो क्या है। ठीक है, तो हमने आधा हिरण यानी मैदान में चले हिरणों की संख्या बराबर x/2 हिरण। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, अब है ये कह रहा है शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। तो शेष कितना बचा प्रिय विद्यार्थियों? शेष बचा x था, x का आधा गया, पीछे बचा x/2, आधा ही बचा। हाँ, ये कह रहा शेष बचा या शेष बचे
हिरण, शेष बचे हिरणों की संख्या। बिल्कुल आसान भाषा में ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा x/2, यानी x था उसका आधा तो हिस्सा वो चल रहा है, तो पीछे बचे x/2। अब ये कह रहा है शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है, ठीक है ना। तो पड़ोस में खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या, ठीक है। पड़ोस में खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या प्रिय विद्यार्थियों, कह रहा शेष का, शेष कितना था x/2 का 3/4, यही होता है x/2 का 3/4। इसको हम हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा, ऊपर होगा 3x, नीचे होगा 4 दूना 8, ये हिरण, ठीक है। यानी पड़ोस में खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या 3x + 8 है। अब ये कह रहा है कि शेष 9 हिरण बचे हैं, ठीक है ना। तो जो तालाब में पानी पी रहे हैं, तो लिखेंगे तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो जरूर मुझे बताएं, कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। हाँ, तो तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या 9 हिरण, क्या है, 9 हिरण, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों। अब ध्यान देना, अब पूछ क्या रखा है, कुल हिरणों की संख्या, झुंड में कुल हिरणों की संख्या क्या थी, ज्ञात क्या करना है, झुंड में कुल हिरणों की संख्या ज्ञात करना है प्रिय विद्यार्थियों। झुंड में कुल हिरणों की संख्या, जिसका हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है। अब ध्यान देना, अब क्या ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, अब ये ध्यान देना चाहिए, अब जो आपका प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार आपका समीकरण बनेगा प्रिय विद्यार्थियों, वह क्या बनेगा, झुंड में कुल हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको प्रश्नानुसार जो समीकरण बनेगा वो समीकरण बनेगा प्रिय विद्यार्थियों, हमें करना है कुल हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है, झुंड में कुल कितने हिरण थे। तो सबसे पहले हम ज्ञात लिखेंगे x, क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, x, ठीक है। और कुल हिरणों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो एक तो हिरण मैदान में चल रहे थे वो, दूसरे हिरण जो पड़ोस में खेल कूद कर रहे थे वो, और इन दोनों को शेष, तीसरा जो है वो शेष बच्चे जो 9 हिरण थे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुल हिरणों की संख्या आ जाएगी। कुल हिरणों की संख्या हमने मानी है x, तो प्रश्नानुसार x/2 प्लस 3x/8, x/2 प्लस 3x/8 और प्लस में 9 बराबर में x है। ये आपका कैसे पता चला, ये पता चला प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कुल संख्या ज्ञात करनी है, कुल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या प्लस शेष उछल कूद कर रहे हिरणों की संख्या और शेष तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या को जोड़ेंगे तो कुल हिरणों की संख्या आएगी या नहीं आएगी, बताओ बच्चों। हाँ, अब ध्यान दीजिए, इसको हम हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसके नीचे कुछ नहीं, हम बटा में लगाएंगे 1, क्यों, क्योंकि हमें लसब लेना है, एलसीएम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, लसब इसका आएगा प्रिय विद्यार्थियों 8, 2 का भाग 8 में कितना बार जाएगा, 4 बार, 4 को x से गुना करोगे 4x, प्लस का निशान है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस, ठीक है। प्लस में 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 3x से गुना करोगे 3x, प्लस का है तो प्लस और माइनस का निशान है तो माइनस, यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, 1 का भाग 9 में 8 में 1 बार और 8 को फिर 9 से गुना करोगे 8 में 72 और बराबर में x, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, इसको हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा कि 4x का इधर 4x रखेंगे, 3x है इसको 3x रखेंगे, प्लस में 72 है इसको 72 रखेंगे, ये 8 बटा में है, इधर जाएगा तो x के गुणांक में जाएगा तो ये हो जाएगा 8x, ये क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, तो ये हो गया 8x प्रिय विद्यार्थियों। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट,
हमें चाहिए x का मान। क्या चाहिए? हमें चाहिए x का मान। तो x का मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों? 4x प्लस 3x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x, ठीक है, प्लस में 72 बराबर में 8x। ध्यान दीजिए, इधर 8x है, इधर 7x है, ये 7 बराबर के उधर जाएंगे तो इधर ही बचेंगे 72 प्लस के, और ये 8x माइनस 7x। 72 बराबर 8x माइनस 7x घटाओगे तो पीछे एक x बचेगा, यानी x का मान निकल करके आया प्रिय विद्यार्थियों बराबर कितना है? 72। ठीक है, माना कि कुल हिरणों की संख्या या झुंड में पल रहे कुल हिरणों की संख्या कितनी थी? x मानी थी, तो x का मान आया 72। अतः लिखोगे, अतः झुंड में कुल हिरणों की संख्या, x बराबर 72 है। ये आपका क्या है प्रिय विद्यार्थियों? आंसर है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, प्रश्न में दे रखा है, क्या दे रखा है? मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या, शेष बचे हिरणों की संख्या, पड़ोस में उछल कूद रहे हिरणों की संख्या, और तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या। ये चीजें आपको प्रश्न में दे रखी है। ठीक है ना, आपको कुल हिरणों की संख्या ज्ञात करनी, कुल ज्ञात नहीं थी तो हमने माना x। ठीक है, जब x माना तो मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या 1/2 x/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आधे हिरण चल रहे हैं। फिर ये कह रहा शेष बचेगा, तो शेष बचेगा x/2 भाग, भाई पूरा x था, x में से x/2 गया, तो इसे x/2 ही बचेगा, आधा बचेगा। फिर पड़ोस में खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या की बात करें तो आधे का या शेष बचेगा 3/4 ये, तो इसको हमने ऐसे लिखा x/2 गुणा 3/4, तो निकल करके आया 3x/8। अब तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या प्रिय विद्यार्थी कितनी है? वो है 9 हिरण। अब झुंड में कुल हिरणों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करनी है। प्रश्नानुसार आपका समीकरण बनेगा, मैदान में चले हिरणों को प्लस शेष पड़ोस में उछल कूद कर रहे हिरणों की संख्या प्लस जो तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या को जोड़ेंगे तो यानी कुल हिरण कितने हैं वो आ जाएगा, कुल बराबर में हमारे x। ठीक है, तो इसको लसब लेकर के 4x प्लस 3x प्लस 72/8 ये हो गया समीकरण, बराबर में x। 4x प्लस 3x प्लस 72 बराबर में, ये बटा में x था, बराबर के इधर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, तो 8x। ठीक है, अब हमारे पास 4x और 3x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस में 72 बराबर 8x। हमें चाहिए x का मान। x का मान लाने के लिए इस 7 वाले प्लस को उधर ले जाएंगे माइनस में, 72 बराबर 8x माइनस 7x, 72 बराबर x, यानी x का मान आपके पास निकल करके आ गया 72। अतः झुंड में कुल हिरणों की संख्या या झुंड में चल रहे कुल हिरणों की संख्या x बराबर 72 है। ये आपका आंसर फाइनल है। क्या है? ये आपका जो आंसर है वह फाइनल है। ठीक है ना। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं तो आगे चलते हैं नमा क्वेश्चन। ठीक है ना। ये मैथ्स है, थोड़ा धीरे चलता है क्योंकि सभी बच्चों को ध्यान में रखना होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं समीकरण बनाते हैं तो टाइम तो लगना स्वाभाविक है। ठीक है ना। हाँ, एग्जाम में आपका जो निर्धारित टाइम है उस हिसाब से आपको चलना है। यहाँ अपना निर्धारित टाइम कुछ है नहीं इसलिए, लेकिन आपका सिलेबस है वो पूरा मैं टाइमली करवा दूंगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है प्रिय विद्यार्थी, वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दादा की आयु। नमा क्वेश्चन आपकी बुक्स में दे रखा है, दादा की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। मैंने कहा जिससे तुलना कर रहा है उसकी आयु को हमें x मानना है। ठीक है ना। तो दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु से 10 गुनी है, तो किसकी x मानेंगे? पोत्री की। क्यों? क्योंकि दादा की आयु की तुलना है पोत्री की आयु से हो रही है। ठीक है ना। हाँ, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु से 10 गुनी है, तो उनकी यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अब ये फिर कह रहा है कि उनकी दादाजी की जो आयु है वो 10 गुना तो है ही, लेकिन
वर्तमान में उसकी जो आयु है वो पोत्री से 54 वर्ष अधिक है, 54 वर्ष बड़े हैं दादाजी उम्र में, तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक है ना। क्या दे रखा है, दादाजी की आयु दे रखी है, पोत्री की आयु दी नहीं है, और कह रखा है कि पोत्री से दादाजी 54 वर्ष बड़े हैं उम्र में। अब ऐसी स्थिति में आपको दादा और पोत्री दोनों की आयु ज्ञात करनी है, उम्र ज्ञात करनी है, कितने कितने वर्ष के हैं। मैंने कहा जिससे तुलना कर रहा है उसकी आयु को हम मानेंगे प्रिय विद्यार्थी क्या, एक्स। तो क्या मानेंगे, पोत्री से तुलना कर रहे हैं तो हम मानेंगे प्रिय विद्यार्थियों, माना कि पोत्री की आयु एक्स है, माना कि पोत्री की आयु एक्स वर्ष है। पीछे पैमाना या मात्रक जरूर लगाना है। यहां तक किसी को दिक्कत, जिसकी ज्ञात नहीं है उसको मानेंगे, ठीक है। जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको हम एक्स मानेंगे, ठीक है ना। तो दादा की तुलना पोत्री से हो रही है, पोत्री की उम्र से, तो पोत्री को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। माना कि पोत्री की आयु एक्स वर्ष है, तो दादा की आयु है वो पुत्री की आयु से 10 गुना है। अतः प्रिय विद्यार्थियों, अतः दादाजी की आयु प्रिय विद्यार्थी हो जाएगी 10x वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। याद तक भाई पोत्री की आयु है उसको x मानते हैं, तो वो पर्सन वाला कह रहा है कि दादा की आयु है पोत्री की आयु की 10 गुना है, तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत, लेकिन प्रश्नानुसार वह कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार वह कह रहा है कि प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, ठीक है। पोत्री की आयु कितनी है, एक्स। कितनी है प्रिय विद्यार्थियों, दादा की आयु कितनी है 10x, ठीक है। अब 10x है तो पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, कितनी है 54 वर्ष अधिक, तो दादा की आयु है 54 प्लस में x, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख देना x प्लस 54 वर्ष। पोत्री की आयु से 54 वर्ष दादाजी बड़े हैं, तो दादा की आयु है 10x बराबर पोत्री की आयु थी x, और पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो पोत्री की आयु में 54 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ आ गया प्रिय विद्यार्थियों 10x बराबर हो गया x प्लस आया 54, ठीक है। ये 10 का 10x इधर रहेगा, इधर वाला x प्लस का इधर आएगा माइनस में, बराबर में हो जाएगा 54। यहाँ तक किसी को दिक्कत, 54 हो जाएगा, तो यहाँ 10x में से एक x घटा हुए तो प्रिय विद्यार्थी 9x बचेंगे, बराबर में इधर 54 का 54 था। हमने मन से कोई चेंज नहीं किया है। हमें क्या चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें चाहिए x का मान, क्योंकि हमने x मान रखी है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, इधर 54 है, इधर गुणा में राशि नीचे आएगी बराबर के इधर भाग में। अब ध्यान दीजिए x बराबर हो जाएगा 9 का 54 में भाग देंगे तो 6, 9 छंग 54 है, 9 छके 54, तो ये हो गया x बराबर 6 वर्ष। x का मान आपके पास कितना है प्रिय विद्यार्थियों, 6 आया। अब ध्यान दीजिए पोत्री की वर्तमान है, अतः पोत्री की वर्तमान आयु पूछा है, अतः पोत्री की वर्तमान आयु आपने क्या मानी थी x बराबर 6 वर्ष है। फिर ये पूछा दादाजी की आयु, तो दादाजी की वर्तमान आयु कितनी हुई थी, बराबर 10x हुई थी। 10x यानी 10 की जगह 10x की जगह x का मान 6, तो ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 60 वर्ष। कितना, 60 वर्ष, ठीक है। उत्तर सही है क्या नहीं है बस देख लो। अब उसने कहा था पोत्री की आयु की दादाजी की आयु है वो पोत्री की आयु से 10 गुना है, तो पोत्री की आयु 6 वर्ष है, 6 का 10 गुना दादाजी की आयु 60 वर्ष है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दादाजी अब 54 वर्ष क्या है, बड़े हैं, 54 वर्ष बड़े हैं पुत्री से, तो पुत्री वाला है दादाजी की 60 है, 60 में से 6 वर्ष पुत्री के निकाल दो, पीछे कितने बचे 54। इसका मतलब आंसर है आपका वो एकदम करेक्ट है। जहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो मुझे बताएं, ठीक है ना। हाँ, ये आपका जो आंसर है वो ये निकल करके आया 6 वर्ष और
60 वर्ष, ठीक है। पौत्री की आयु 6 वर्ष है और दादा की आयु है वह 60 वर्ष है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, नहीं है तो आगे चलते हैं। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन मैथ्स में लंबी होना स्वाभाविक है, ठीक है। आज हम इस प्रश्नावली 2.4 का अंतिम क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन क्या है प्रिय विद्यार्थियों, और आगे क्या प्रश्नावली उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। 10वां क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का फाइनल, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अमन की आयु, ये भी आयु से रिलेटेड है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। वर्तमान में वो 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु है किसकी, अमन की, वो पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने कहा जिससे तुलना कर रहा है उसको आपको x मान के चलना है, ठीक है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो माना अमन की तुलना करिए पुत्र से, तो लिखेंगे माना की अमन के पुत्र की आयु, माना कि अमन के पुत्र की आयु बराबर x वर्ष है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको x मानेंगे, ऐसे पहले भी कई साल पढ़े हैं। फिर ये कह रहा है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 10 गुनी है। जब अमन के पुत्र की आयु x वर्ष है तो अमन की आयु बराबर क्या हो जाएगी, अमन की आयु बराबर हो जाएगी 10x वर्ष। क्यों, हाँ 3 गुनी है ना। तो यह हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 3x वर्ष। जिसको जितना कह रहा है उसी को x से गुणा करना है, ठीक है ना। अमन की आयु हमने मानी x वर्ष है, तो अमन के पुत्र की आयु x वर्ष मानी, क्योंकि अमन की तुलना अमन के पुत्र से कर रहा है। तो अमन की आयु हो जाएगी बराबर 3x वर्ष। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, अब ये आगे पूछ रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से 5 गुना थी। कब प्रिय विद्यार्थियों, 10 वर्ष पहले। तो अब ध्यान रखना 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो 10 वर्ष पहले प्रिय विद्यार्थी पुत्र की आयु क्या आ जाएगी, वर्तमान में x है तो x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान में किसी की उम्र x है तो 10 साल पहले क्या हो जाएगी, x में से वर्तमान में से घटाओगे 10 वर्ष तो आएगी, तो x माइनस 10 वर्ष हो जाएगी 10 वर्ष पहले की पुत्र की आयु, ठीक है। और 10 वर्ष पहले अमन की आयु है वह कितनी हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में 3x है ना, उसमें से 10 वर्ष घटाओगे तो ये हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों 3x माइनस 10 वर्ष। कब, 10 वर्ष पहले अमन की आयु थी। अब प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है विद्यार्थियों, वह कह रहा है 10 वर्ष पूर्व अमन की जो आयु है, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु क्या है, प्रश्नानुसार 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु है 3x माइनस 10, ठीक है। वो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो पुत्र की आयु कितनी, x माइनस 10, इसकी 5 गुना का मतलब गुणा में लगेगा 5, ठीक है। प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व, तो ये 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु है, 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी। समीकरण क्या बनेगा, ये इसको हम हल करेंगे। कैसे करेंगे,
3x-10 ऐसा कैसा रखेंगे, बराबर में बराबर की जगह बराबर, और इसको खोलेंगे कोष्टक को, तो x को 5 से गुणा करेंगे 5x, माइनस का माइनस, 5 को -10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, 5 दाएं 50 हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखना, ये 3x, ये ध्यान रखना -10, ये माइनस के 10 को यहीं रहने देते हैं, बराबर में 5x, ये बराबर इधर प्लस का है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस के 50। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट कुछ नहीं किया, राशियों का पक्षांतरण किया, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए x का मान, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, -50 बराबर 5x में से 3x गए पीछे बचे 2x, ये 50 सॉरी माइनस का 10 तो ये था ही, ठीक है, ये माइनस का 50 से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 50, यानी प्लस लिखा नहीं जाता। अब 50 में से 10 गए पीछे बचे 40, और ये हो गया आपका 2x। अब आपको इसको ऐसे लिख सकते हो, 2x बराबर 40, x का मान आपको चाहिए तो x बराबर 40/2, तो राशि निकल करके आएगी 20। क्या आएगा, x का मान आपके पास आ गया प्रिय विद्यार्थियों 20 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, जब x का मान आपके पास आया 20 वर्ष या 20, ठीक है। अब अमन के जो पुत्र की आयु मानी थी वो क्या मानी थी, 20। अब लिखोगे, अतः अमन के पुत्र की वर्तमान आयु, अमन के पुत्र की वर्तमान आयु, अमन के पुत्र की वर्तमान आयु विद्यार्थी कितनी है, x बराबर 20 वर्ष है। यहां तक किसी को डाउट, एक आपका ये आंसर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अमन की आयु, तो अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु विद्यार्थियों 3x वर्ष है। अब 3x वर्ष में 3 की जगह तो 3 ही रखेंगे, x का मान आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 20, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे 20 या 60, तो अमन की जो वर्तमान आयु है विद्यार्थियों वह 60 वर्ष है, यानी अमन के पुत्र की आयु x बराबर 20 वर्ष है और अमन की आयु है वह 60 वर्ष है। देख लो वापिस उत्तर कहीं गलत तो नहीं है, वह कह रहा है अमन की आयु है उसकी पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुना है, तो पुत्र की जब 20 है, 20 को 3 से गुना करो 20 या 60, यानी 3 गुना, इसका मतलब आंसर है आपका वो बिल्कुल सही है। लिखोगे परीक्षा में आता है अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर 20 वर्ष व अमन की वर्तमान आयु 3x बराबर 60 है। यह आपका फाइनल उत्तर है, आंसर है। इस हिसाब से आप प्रश्न करते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों 2.4 प्रश्नावली थी, उसको हम पूरा हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ किया है, और 8वीं वाले बच्चे हैं प्रिय विद्यार्थियों ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस क्लास को 0 से लेकर के अंत तक देखें। जैसे देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आसान और इजी और धीरे धीरे क्वेश्चन को समझाया गया है, रफ्तार बिल्कुल इतनी तेज नहीं है, और ना होने की वजह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें, और ये सारी क्लासें हमारी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल जो हमारा है ज्ञान दीक्षा क्लासेस, उसके प्ले लिस्ट में जाकर के क्रमिक क्लासें आप देख करके इस सेक्शन बनाने का लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।